आपने मुझे बजट 24-25 के लिए बोलने के लिए मौका दिया, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह जो बजट है वो जब हमारी वित्त मंत्री दिव्या कुमारी जी पढ़ रहे थे उस समय हमारे जितने भी मान्य सदस्य हैं, पक्ष विपक्ष, विपक्ष वाले भी कुछ बैठे बैठे धीरे धीरे कुछ ताली बजा रहे थे, कुछ ऐसा मैच बजा रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा यह एक ऐतिहासिक बजट जो पहले बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्तुत किया है, इसमें सब खुश हैं। लेकिन हमारे जो विपक्षी साथी हैं उनको विपक्ष की भूमिका निभानी है, इसलिए उनको विरोध तो करना ही है। लेकिन जब विरोध में वो बोल रहे थे बजट के, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अपनी पिछली सरकार की गाथा सुना रहे हैं, क्योंकि पिछली सरकार ने जो बजट पेश किया अंत में वो केवल जनता को लूटने का, और यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सितंबर के बाद जिनको पेंशन मिलती, विधवा पेंशन, और वो तो उनकी पेंशन भी इन्होंने बंद कर दी। उस समय उनको पेंशन उस समय नहीं मिली, वो पेंशन भी जनवरी फरवरी में जाके उनको मिली है। यानी उनका जो बजट था इन्होंने चुनाव में लुटा दिया। माननीय सभापति जी, इस बजट में बहुत कुछ दिया गया है। इस बजट में बहुत कुछ दिया गया है और इसमें भजन लाल जी सरकार ने, यानी ये कहते हैं कि बजट में कुछ नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि 6 महीने में 3 महीने तो आचार संहिता के रहे, उसके बाद भी जितना काम इस भजन लाल जी सरकार ने किया है उतना अगर किसी सरकार ने किया है तो तुलनात्मक देख लीजिए। आज तक किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया, केवल भजन लाल सरकार ने ही ये काम किया है। और मैं बताना चाहता हूं, जब कोरोना का समय था तब जो हमारे सामने बैठे कांग्रेस के भाई, वो सब होटलों में थे, जनता मौत से जूझ रही थी और ये होटलों में आनंद ले रहे थे। और यहां तक कि मैं बता दूं, बीकानेर का तो मुझे पता है, राजीव गांधी ब्रिगेड चंदा करने में लगी हुई थी उस समय। और जैसे ये संघ का नाम ले रहे हैं, संघ का हर व्यक्ति उस समय मैदान में था और कई जगह भोजनालय चले, सेवाएं की। अगर एक भी बता दे, बीकानेर की मैं बात करता हूं, कांग्रेस का व्यक्ति बता दे उसने सेवा की है, केवल चंदे के लिए उनको कुछ काम नहीं किया। और जो दानदाता जो सामग्री भेज देते थे उस पर अशोक जी के वो फोटो लगाकर और ये बांट रहे थे। माननीय सभापति जी, ये एक साथी ने कहा ये थोथी घोषणाएं, अभी तो पहल हुई है और पहल होते ही इन्होंने थोथी घोषणा कह दी। ऐसा लगता है कि इनके पास पूरा 5 साल का ये कोई एक्सरे की मशीन है जो निकाल लिया कि थोथी घोषणाएं। 5 साल बाद देखना ये सरकार कितना काम करती है और राजस्थान कितना विकास होता है, ये आप सबको पता चल जाएगा। ये कहते हैं बार बार आप मोदी जी के नाम लेते हो। मैं इनको बताना चाहता हूं कि मैं तो लगातार देख रहा हूं, भारत का जब प्रधानमंत्री विदेशों में जाता था तो विदेशों के प्रधान से मिलने के लिए हाथ जोड़ के पीछे खड़ा होता था। आज भारत का प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाता है तो विदेशों के प्रधान उनसे मिलने के लिए लालायित रहते हैं और कुछ तो प्रधान उनके पैर भी छूते हैं। यह हमारे मोदी जी का चरित्र, यह भारत का मान बढ़ाने वाला अगर कोई प्रधानमंत्री है तो वो नरेंद्र भाई मोदी है। वो देश के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के नहीं थे, देश के थे। अरे आप इस तो बार बार अगर देश का प्रधानमंत्री आप मानते ना तो उनकी निंदा नहीं करते। आपके नेता विदेशों में जाके उनकी निंदा नहीं करते। इसलिए आप अपने नेता को समझाओ कि ये देश का प्रधानमंत्री है, इसलिए वो विदेश में जाके भारत की बेइज्जती नहीं करे। माननीय सभापति जी, ऊर्जा के क्षेत्र में पूर्व सरकार ने के कुप्रबंध और रेवड़ी बांटने के चक्कर में महत्वपूर्ण
बिजली विभाग को गर्त में पहुंचा दिया था। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने प्रदेश को बिजली संकट से उबारने के लिए आवश्यक कदम उठाने प्रारंभ कर दिए और ये कह रहे हैं कि बिजली में कुछ नहीं है। मैं इनको बता देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने जो कदम उठाए वो आने वाले समय में राजस्थान में बिजली की कमी नहीं रहेगी और राजस्थान दूसरों को बिजली देने लायक बनेगा। 3,325 मेगावाट कोयला एवं लिग्नाइट आधारित परियोजनाओं हेतु एमओयू किया जा चुका है। उत्पादन की गति देने के लिए पूगल, छत्तीसगढ़, बीकानेर आदि में सोलर पार्क विकसित किए जाने का प्रस्ताव सराहनीय है। संपूर्ण राजस्थान में विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान सौर ऊर्जा की दृष्टि से अत्यंत संभावनाओं से भरा हुआ है। पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम बनाए जाना प्रस्तावित है। इसके लिए 40% अनुदान दिए जाने का प्रस्ताव, जिसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि प्रदेश के सभी राजकीय कार्यों को भी समयबद्ध रूप से सौर ऊर्जा से जोड़ने के बारे में पहल की गई है। माननीय सभापति जी, प्रदेश की विकास की गति का पैमाना सड़कों का विस्तार होता है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने के भारतमाला प्रोजेक्ट का फायदा निश्चय ही राज्य के औद्योगिक क्षेत्र को मिल रहा है। अब प्रदेश की जब बात होती है, मैं बीकानेर से संबंधित हूं। बीकानेर में हमारे कांग्रेस के नेता, पूर्व मंत्री ने पत्थर लगाए हैं, वो आज तक सड़कें नहीं बनी। आप जाके वहां देख लीजिए। चुनावी समय में इन्होंने जो सड़कें बनाई वो सड़कें भी राजनीतिक रूप से बनाई गई। जहां भारतीय जनता पार्टी के वोट होते थे वहां बीच में 100 मीटर की सड़क छोड़ के आगे बढ़ाई और पीछे बढ़ाई उन्होंने, और वो भी सड़कें 6 महीने में बह चुकी है, टूट चुकी है। और हम जो सड़कें बनाने जा रहे हैं वो राजनीतिक नहीं, हम जो सड़कें बनाने जा रहे हैं वो लंबे समय तक सड़कें चलेगी। ये ध्यान रखना। प्रदेश के समग्र विकास को गति देने के लिए प्रति विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए की सड़कों व 3 करोड़ रुपए के अन्य आधारभूत संरचना के कार्यों की स्वीकृतियों भी जारी कर चुकी है, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजन लाल जी शर्मा व माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्रीमती दिया कुमारी जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बीकानेर के पवनपुरी नागनाथ जी मंदिर, माता जी मंदिर के सामने आरओबी निर्माण की घोषणा से बीकानेर वासियों को लाभ होगा बहुत। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। शहरी ट्रांसपोर्ट सेवाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के क्रम में बीकानेर में सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए चरणबद्ध रूप से जीसीसी मॉडल आधारित इलेक्ट्रिक बसेज क्रय की घोषणा से लोगों को अवश्य ही राहत मिलेगी। साथ ही ई बसों के सुगम संचालन हेतु मॉडल शेल्टर कॉम चेंजिंग स्टेशन स्थापित करना विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता दर्शाता है। विभिन्न इकाइयों में बिजली की लाइनों को भूमिगत करने हेतु 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मेरा इतना निवेदन है कि मेरे बीकानेर में गलियों मोहल्लों ऐसे जहां बिजली के तारों का जाल है, हर समय दुर्घटना की संभावनाएं वह डर बना रहता है। इसके लिए उसको चिन्हित करके वहां अंडरलाइन किया जाए। को जो मुद्दा ने बहुत किया है, बहुत कुछ करेगी। आप कीजिए मुझे एक मिनट, बस 1 मिनट नहीं। माननीय सभापति जी,